बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में आप सबको वेलकम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 का फर्स्ट थ्योरम सीखेंगे, जिसकी स्टेटमेंट भी आपके सामने मौजूद है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं और उसके बाद हम आज का थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो कंसेप्ट जिसकी मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ वो है सेंट्रल एंगल के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेंट्रल एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट कि सेंट्रल एंगल से हमारी क्या मुराद होती है, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सर्कल मौजूद है, ये सर्कल है और इस सर्कल का यहाँ पे एक जगह हम इसका सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है, हम इसको ऐसे लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल की जो टर्म है उसको हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास इस सर्कल की बाउंड्री पे आप इसका कोई एक पोर्शन या इसका कोई एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लें, जिसको हम आर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सर्कल का सरकमफेरेंस है या इसकी बाउंड्री लाइन है। तो आप इसकी बाउंड्री पे यहाँ से एक यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आप एक पोर्शन इधर से इधर तक इसका सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम आर्क का नाम देते हैं। ठीक है, ये आर्क है हमारे पास। अब अगर आप ऐसा कर लें कि इस आर्क के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स को आप सर्कल के सेंटर के साथ वन बाय वन ज्वाइन कर दें। ठीक है, इन दोनों को सर्कल के सेंटर के साथ आप ज्वाइन कर देते हैं। ये पहला एंड पॉइंट भी आपने सर्कल के सेंटर से मिला दिया, दूसरे को भी सर्कल के सेंटर से आपने मिला दिया। तो अब सर्कल के सेंटर पे आपको एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं इस आर्क का, यानी इट इज अ सेंट्रल एंगल ऑफ दिस आर्क। ये आर्क है जिसका ये सेंट्रल एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर सर्कल की इसी आर्क की लेंथ के बराबर मैं कहीं पे एक और आर्क भी सपोज कर लेता हूं, बशर्ते कि उस आर्क की जो लेंथ है वो इस आर्क के इक्वल हो। ठीक है, तो उस आर्क का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो इस सेंट्रल एंगल के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस आर्क की लेंथ के बराबर आप इसी सर्कल पे कोई और आर्क ले लें, ठीक है, तो उस आर्क का जो सेंट्रल एंगल होगा वो भी इसी सेंट्रल एंगल के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये बात कंडीशनली आपने स्टूडेंट्स ने याद रखनी है और इस थ्योरम में हम इस कंसेप्ट को यूटिलाइज भी करेंगे। यानी अगर आर्क्स इक्वल हों तो उनके सामने जो सेंट्रल एंगल बनते हैं वो सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इफ आर्क्स आर इक्वल देन देयर कोरिस्पोंडिंग सेंट्रल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जी हमारे पास आज का कंसेप्ट जो कि इस थ्योरम में यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो चलें जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का थ्योरम हमें क्या कह रहा है जी, देखते हैं कि इस थ्योरम में कौन सी स्टेटमेंट है जो कि हम यूज करेंगे। इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमारे पास एक सर्कल की कोई सी दो आर्क्स हैं जो कि इक्वल हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में उसने एक ऑप्शन दिया है कि आप ये जो दो आर्क्स हैं ये एक ही सर्कल पे भी ले सकते हैं और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बना लें तो उन पे भी आर्क्स ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो मुख्तलिफ सर्कल्स की बात करके अपने इस थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, आप यूं कह लें। ठीक है,
ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ से इसको रेस कर दें, आ सर्कल आर ऑफ, ये वाले वर्ड्स आप काट लें। तो अब जरा ये स्टेटमेंट हमारे लिए बेहतर हो जाएगी कि इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कि जो बराबर हों, और बराबर सर्कल्स वो होते हैं जिनका रेडियस इक्वल हो। ठीक है, तो अगर दो बराबर सर्कल्स आपके पास मौजूद हैं और आप उन दोनों सर्कल्स पे दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स लेते हैं, यानी कि एक जैसी आर्क्स आप उन पे सपोज कर लेते हैं, तो फिर आपने प्रूव ये करना है देन द कोरेस्पोंडिंग कार्ड्स आर इक्वल। तो उनके सामने जो कार्ड्स बनेंगी वो भी इक्वल ही होंगी। ठीक है, तो ये था थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, जो कि हमें कुछ इसमें इन्फॉर्म किया गया और कुछ हमसे पूछा गया। तो चलें अब हम इसी स्टेटमेंट को थोड़ा मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो देखें जी, फर्ज किया कि जैसा कि उसने कहा था कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आपने लेने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सर्कल ये ले लिया। ठीक है, इस सर्कल को अगर आप एक नेम देना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस सर्कल इज ए बी सी डी। ठीक है, ये सर्कल ए बी सी डी है। ठीक है, इसी तरह जो इसके कॉन्ग्रुएंट एक और सर्कल आपने बनाया वो है जी ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम। तो इन 4 पॉइंट्स की सेंस में आपने इन दोनों सर्कल्स को नेम कर दिया, आपने इनका नाम ये लिख दिया। ठीक है, तो हम इसी बात को गिवन में यूज करते हैं कि ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, तो ये दो सर्कल, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए। अच्छा जी, अब हमने चूंकि इन दोनों सर्कल्स पे दो आर्क्स भी लेनी थी जो कि इक्वल होनी चाहिए, तो अब हम उन आर्क्स की तरफ बढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो आर्क्स हैं जी। एक आर्क मैंने इस सर्कल पे ले ली जिसका नाम है ए डी सी। ठीक है, ये आर्क है ए डी सी, सर्कल की बाउंड्री लाइन पे रहते हुए अगर आप देखें तो ए डी सी, इट इज एन आर्क। इसी के सामने दूसरे सर्कल पे बिल्कुल इसके इक्वल एक और आर्क आपने लेनी है, और ये इक्वल ही होनी चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ था कि इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम इसी बात को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इक्वल आर्क्स लेंगे। तो ये आर्क ए डी सी जितनी लंबी है उतनी लंबाई की यहाँ पे आर्क लेते हैं जिसका नाम होगा ए प्राइम डी प्राइम एंड सी प्राइम। और स्टूडेंट्स, जब आप आर्क्स को लिखते हैं तो उस आर्क के ऊपर ऐसे एक कर्व लाइन जो कि आर्क को रिप्रेजेंट करती है, ये जरूर लगानी है आपने। ठीक है, क्योंकि हर टर्म को जब आप लिखते हैं तो उसके साथ एक सिंबल भी यूज किया जाता है। एंगल को जब लिखा जाता है तो एंगल के लिए सिंबल इस तरह का आपको पता है कि हम यूज करते हैं। इसी तरह किसी साइड को लिखा जाता है तो उसके ऊपर आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। तो इसी तरह अगर आप आर्क को लिखना चाहेंगे तो उसके ऊपर आर्क की तरह आपने यहाँ पे एक लाइन भी शो करनी है जहां से पता चलता है कि ये आर्क है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो एक आर्क इस सर्कल की है और जो इस सर्कल की है, ये दोनों आर्क्स इक्वल हमने ले ली। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना था जी, यहाँ लिखा हुआ है देन द कोरेस्पोंडिंग कार्ड्स आर इक्वल। तो फिर इन आर्क्स के सामने जो कार्ड्स बन रही हैं, चलें वो देखते हैं कि जो कार्ड्स हैं वो कौन सी हैं। देखो बेटा, ये आपके पास अगर आर्क है ए डी सी, तो इसके सामने ये कार्ड है। कार्ड के बारे में आपको कंसेप्ट बताया गया था गुज़िश्ता लेक्चर्स में कि कार्ड का मतलब होता है कि आप किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स ले लें और उन पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन करते हैं तो वो कार्ड बन जाती है। ठीक है, अच्छा, इस आर्क के सामने कार्ड ए सी है और इस आर्क के सामने जो कार्ड है वो ए प्राइम सी प्राइम है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कार्ड ए सी इज इक्वल टू कार्ड ए प्राइम सी प्राइम। हमने इस चीज को यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है जी, अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं ज्वाइन ओ विद ए, ओ विद सी। यानी आपने ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ ज्वाइन किया। इसी तरह ओ प्राइम को ए प्राइम के साथ और ओ प्राइम को सी प्राइम के साथ आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपने यहाँ पे लिखा सो दैट वी कैन फॉर्म ट्राइंगल्स ओ ए सी एंड ओ प्राइम ए प्राइम एंड सी प्राइम।
तो अब आप देखें कि हमने स्टेटमेंट और रीजन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा कि इन टू इक्वल सर्कल्स ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली, यानी हमारे पास दो इक्वल सर्कल्स थे जैसे कि गिवन में हमने ये बात की थी। अब इन दोनों इक्वल सर्कल्स में दो आर्क्स जो हैं वो इक्वल है, ये भी बात हमने गिवन में की थी। अब जैसे कि आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ये कंसेप्ट बताया गया कि जब दो आर्क्स इक्वल हों तो फिर उनके सामने जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं आर्क ए डी सी इसकी बात करूं तो इसके सामने जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है और इसका नाम होगा ए ओ सी। ये एंगल हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल कहला रहा है। इसी तरह जी हमारे पास यहाँ पे जो आर्क है ए प्राइम डी प्राइम और सी प्राइम, इसके सामने जो सेंट्रल एंगल है वो है जी हमारे पास ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, यानी ये वाला एंगल इसका सेंट्रल एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका सेंट्रल एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों सेंट्रल एंगल्स होते हुए ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे आपको जो नजर आ रही हैं आपके इस थ्योरम में, ये देखें आप, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ए ओ सी और ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कोरिस्पोंडेंस दी और इन पे वर्किंग स्टार्ट की। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में देखना है कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं और कौन कौन सी साइड या एंगल इक्वल हैं या कौन से नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा जी ओ ए, इसकी एक साइड ये हो गई इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की एक साइड है ओ प्राइम और ए प्राइम। चूंकि ये दोनं रेडियस के सेंस में यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो दो इक्वल सर्कल्स के जो रेडियस होते हैं वो भी हमेशा इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास है जी एंगल ए ओ सी और एंगल ए प्राइम ओ प्राइम और सी प्राइम, ये भी हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव किया हुआ है कि ये इक्वल ही है, ठीक है, सेंट्रल एंगल होने की हैसियत से। इसी तरीके से फिर ओ सी है और ओ प्राइम सी प्राइम, ये भी रेडियस आपको नजर आ रहे हैं तो ये रेडियस भी आपस में इक्वल ही होंगे जी, ठीक है। अब जब ये तीनों चीजें इक्वल हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, कांगुरेंट हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कांगुरेंट होंगी तो फिर इनके आमने सामने वाली जो साइड्स हैं मींस के ए सी और फिर ए प्राइम सी प्राइम, ये भी आपस में कांगुरेंट ही होंगी। तो यही हमारा आज का थ्योरम का प्रूफ था। तो यहाँ तक हम अपनी आज वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, लेकिन किसी भी कन्फ्यूजन की शक्ल में आप डिस्कस कर सकते हैं उसको। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।